राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सब। दीपिका एजुकेशन हब पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं निशांत श्रीवास्तव आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसकी पहली क्लास है आज आपके लिए। और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपके लिए होने वाली है, इसलिए इसके टाइटल भी एसएससी एमटीएस 2024 रखा गया। बाकी सारे एग्जाम के लिए ही ये महत्वपूर्ण क्लास होगी आपकी। और इसके साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो मॉडरेट बन सकते हैं, जिसपे टीसीएस हर बार खेलता है एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को इस सीरीज में हम लेकर के आप सभी के बीच में आएंगे। जो नए हैं वो अपनी तैयारी को यहाँ से शुरू कर सकते हैं, और जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले से जो तैयारी करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर रिवीजन के लिए एक बेहतर कंटेंट हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास होगी ये। साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास से आपको लगते हैं, उसके ऑप्शन की बात होती है, हर चीज़ को कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास होगा। साथ ही इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप जाकर के पीडीएफ ले सकते हैं। और पीडीएफ इस फॉर्म में होगा कि उसको आप नोट्स के तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंजॉय करके पढ़िए आराम से मस्त होके। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। वह कौन सा अधिनियम ऐसा था, वह कौन सा एक्ट ऐसा था जिसने भारत में सत्ता, जो मतलब भारत की जो सत्ता थी, उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, और जितने भी ऑप्शन है जो मैं बताऊंगा वो ठीक है, उसके साथ साथ जो ऑप्शन मैं नहीं बता रहा हूँ या जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उसको आप सर्च करके किसी बुक की वजह से, मतलब आप उसको पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से, उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा कि जिससे ये रहे कि चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएं। कोई भी अधिनियम आपके बीच में आ सकता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, देखने को मिल जाता है हमें। तो बात होती है भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1858। आंसर की बात करते हैं, अगर इसका सही जवाब क्या होगा, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 जो था, वो एक ऐसा अधिनियम था जिसमें भारत की सत्ता को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब चूंकि वही उस टाइम पे लीड कर रही थी, उसको ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित यानी कि बदल दिया गया था। और साथ ही साथ इसकी अगर हम बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1833 की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम है ये। इस चीज को समझिए पहले। इसे सेंट हेलेना के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये सेंट हेलेना द्वीप पर एक द्वीप है, वहां पर बनाया गया था। कहाँ पर स्थित है? तो अटलांटिक द्वीप में स्थित है। इस फॉर्म में इस स्लाइड के होने का फायदा सीधा आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि ये आपको पीडीएफ आपके नोट्स का भी काम करेगा, और चीज़ों को आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। काफ़ी इजी तरीके से आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन लगेगा, मैं एक बार जरूर उस पर बात करूंगा, और उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपके बीच में उसका जो कंफ्यूजन है, उस चीज को दूर करने की कोशिश करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ सेव कर लीजिए, लेकिन चीजों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये 100% आपको एमटीएस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो सीजल का भी एग्जाम हो। सिलेबस लगभग लगभग सबका सेम ही रहता है, बस एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। बात करते हैं अगले इसमें पॉइंट की। तो इस अधिनियम का उद्देश्य सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता स्थापित करना था। देखिए, अब बात, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता स्थापित करना किस अधिनियम में बताया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1833 की बात करें तो इस अधिनियम में आपको बताया गया है। साथ ही बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। तो इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत कर दिया, तथा उसे पूर्ण नागरिक और सैन्य अधिकार प्रदान करे। देखिए, पहले क्या था कि बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो इस अधिनियम के बाद क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, और उसे पूर्ण नागरिक और सैन्य अधिकार प्रदान करने का मतलब कि पूर्णतया उसको सारे अधिकार प्रदान कर दिए गए। तो ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1833, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अब जैसे राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो हम आज पढ़ ही रहे हैं। साथ ही साथ उस टाइम की बात है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। पहला ऑप्शन है आपका चार्टर एक्ट 1833,
भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये आपके चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। पहले तो चार्टर एक्ट पे आपका नजर गया, चार्टर एक्ट पे आपका ध्यान जा रहा है। चार्टर एक्ट क्या होता था? सॉरी, चार्टर एक्ट क्या होता था? एक तरीके की व्यवस्था बनाई जाती, एक तरीके का अधिनियम, एक तरीके का कानून पास किया जाता था जिसमें कई सारे बदलाव किए जाते थे। उसी को उस टाइम पे चार्टर एक्ट का नाम दिया जाता था। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई? तो ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के जरिए हम लोगों ने इसको मतलब इसको प्रदान किया गया। और चार्टर एक्ट 1833 की बात मैं पहले कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में समझते हैं चीजों को, क्या है ये। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दोस्तों अंग्रेजों द्वारा अपने संचालन को जारी रखने के लिए भारतीयों से समर्थन प्राप्त करना था। जैसे अंग्रेज भारत में तो आ गए थे, क्यों आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, व्यापार के माध्यम से भारत में आए थे। उसके बाद धीमे 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 यहाँ के लोगों को तोड़ना शुरू किया गया और एक अपना साम्राज्य जो है वो बढ़ाते गए बढ़ाते गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम लोगों को खुद ही इस चीज का एहसास हुआ कि अब तो हम तो गुलाम हो चुके हैं इनके, क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था लागू कर दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भी भारतीय की समर्थन की जरूरत पड़ती थी। जैसे पॉलिटिक्स आज है, उस टाइम पे भी पॉलिटिक्स थी। जैसी चीजें आज है उस टाइम पे थी, बस अवेयरनेस नहीं था उस समय। तो बिना भारतीयों के समर्थन के वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो इस अधिनियम उन्होंने पास किया। इस अधिनियम में मेन उनका उद्देश्य यही था कि जो भारतीय हैं उनका समर्थन प्राप्त करना था। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। इस समय वायसराय, देखिए अगर हम बात करते हैं आपके स्वतंत्रता संग्राम और इन सारी चीजों की, तो कहीं ना कहीं जो आपके गवर्नर जनरल और वायसराय का जो पद है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो मुख्य मुख्य जो आपके वर्ष हैं, जैसे 1861 हुआ, 1909 हुआ, ये सारे टाइम, तो इस सब समय के वायसराय और जो गवर्नर जनरल जिस टाइम के हैं उनको आप जरूर याद कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, एक दो बार देखिए। बाकी मैं वीडियो में रिपीट करता रहूंगा, चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। तो इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग के तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई थी। तो देखिए अगर पूछा जाएगा 1861 के आसपास अगर ये गवर्नर जनरल या वायसराय था उस टाइम पे, तो लॉर्ड कैनिंग आपके जो वो गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, अगला पॉइंट है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। जैसा कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन था आपके 1861 की बात हमने कर ली। अब 1892 की बात करते हैं। तो 1892 आपका है, इस नए अधिनियम के तहत जनरल गवर्नर परिषद में कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया था। देखिए अनिवार्य तो कर दिया गया था कि 16 सदस्य होंगे, लेकिन उसमें भी अधिकतम सदस्य जो थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के थे। और साथ ही साथ जो ये 5 से 8 सदस्य जो भी उस समय निर्वाचित किए गए थे, उनका क्या था कि उनका वो वर्चस्व नहीं था उस टाइम पे। वो केवल एक तरीके से अधिनियम में बताया गया कि हाँ अनिवार्य कर दिया गया है 10 से 16 सदस्यों को। तो एक तरीके से भैया जैसे आज नहीं है गेम खेलते हैं, बस वही वो लोग भी उस टाइम पे खेल रहे थे। वही पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जैसे आज के टाइम पे ईवीएम ईवीएम हो रहा है, वैसे वहां पे उस टाइम पे वो हो रहा था। अगले पॉइंट की बात करें, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को कब लागू किया गया था? तो दोस्तों 20 जून को लागू किया गया था 1892 में। अगली बात करें, इससे भारतीय विधान परिषदों के आकार को बढ़ा दिया गया। बढ़ा देखिए मैंने बताया पहले आपको कि बढ़ा तो दिया गया था, परिषद विधान परिषद को बढ़ा दिया, बट जो वहां सदस्य थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश समुदाय के ज्यादा थे। और जो ये आपके मतलब भारतीयों को जो दिया गया था जगह, उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, उनका कोई वर्चस्व नहीं था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 चौथा ऑप्शन था आपका, उसकी बात करें 1909 की बात करें, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1909 के अधिनियम का दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार था। तो मार्ले मिंटो सुधार का ये यहाँ भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का ये सुधार के नाम से जाना जाता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773, 1771, 1785 या 1793? तो ये आपका जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो
उनको जो समिति का निर्णय होता था उसको अस्वीकार करने की शक्ति कहाँ से प्रदान हुई? तो ये आपका जो है ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट। तो अगर हम ऑप्शन आंसर की बात करते हैं तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके द्वारा गवर्नर जनरल को किसी भी समिति के किसी भी निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? जैसा कि पीछे ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, 1773 पहला ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन पे बात करते हैं। इसमें पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को स्वीकार किया गया। देखिए पहली बार कंपनी क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को स्वीकार किया गया इस एक्ट के तहत। यह एक्ट लागू होने के समय गवर्नर जनरल, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, तो 1773 के समय कौन था? जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था। तो किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। कब किया था? 1773 में किया था। एक दो क्वेश्चन याद रखेंगे तो वो गवर्नर जनरल का टाइम आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि हाँ ये इस टाइम पे थे, ये इस टाइम पे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात करते हैं, जो आपका अगला ऑप्शन था, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। पहली चीज तो पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिए, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। किसको? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब किया गया? 1885, 1875, 1876 या 1858? तो सही जवाब आपका 1876 होगा। 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री सामग्री नियुक्त किया गया। अब देखिए बात है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हाँ इस पे बात करनी चाहिए, इसके ऑप्शन को देख डिटेल में पढ़ना चाहिए, मैं उस एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बना के उस पांचों क्वेश्चन को आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। और जो आपको लगता है कि हाँ एक बार पढ़ लेना चाहिए तो वो सारे क्वेश्चन को मैं उसे छोड़ दे रहा हूँ, उसको वन लाइनर के तरीके से पढ़ लीजिए, बट याद कर लीजिए। एक बार देखिए वीडियो को, 2 बार देखिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ से पढ़िए, क्योंकि ये चीजें अगर एक बार आपको याद हो गई ना तो वो आपको सारे एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मिंटे माल्लो सुधार, वही 1909 वाला, ठीक, का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचक प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली इस सुधार का प्रमुख उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मिंटो मार्ले सुधार किस वर्ष पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में या 1920 में? तो 1909 में, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ भी। 1920 की अगर बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 1922 में उसको वापस ले लिया गया था। क्यों लिया गया था? क्योंकि भैया गोरखपुर के पास चौरी चौरा की घटना हो गई थी, इस वजह से उसको वापस ले लिया गया था। 1905 में की बात करें अगर तो बंगाल विभाजन हुआ था। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, पॉइंट को एक बार, 2 बार, 3 बार चीजें रिपीट होंगी, आपको चीजें हमेशा याद रहेंगी। अगली तरफ बढ़े। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? देखिए मुस्लिमों का शुरू से क्या था कि स्वतंत्रता के समय जो मुस्लिम समुदाय थे उनको कहीं ना कहीं एक अलग से संविधान की मांग थी, उनकी बहुत सारी चीजें ऐसी थी, कंट्रोवर्सी कह सकते हैं कि चल रहा था हिंदू मुस्लिम बाकी समुदायों के बीच में। तो ये आज नहीं है, ये तब भी था, उस टाइम पे भी था। ये जो पाकिस्तान जो आज के टाइम पे है कहीं ना कहीं इसी इन्हीं चीज की देन है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो बात करते हैं ऑप्शन की। क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 जो था वो एक तरीके से अतिरिक्त निर्वाचक मंडल मुस्लिमों के लिए वो लेकर के आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को जानते हैं, एक तरीके से मतलब संविधान की आत्मा कहते हैं, इससे बहुत सारी चीजें ली गई हैं। अगले क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन 1942 पे बात कर लेते हैं अगर, तो यह मिशन ब्रिटिश द्वारा इसलिए भेजा गया था कि देखिए 1942 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश द्वारा एक मिशन बना करके कुछ लोगों को ब्रिटिश से यहाँ भेजा गया था
कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जिस टाइम पे चल रहा था चाइना के साथ में, तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए भारत का पूर्ण समर्थन प्राप्त करना चाहते थे, और भारत तो भारतीयों को लालच ये दे रहे थे उस टाइम पे कि हम आपके लिए एक संविधान बनाएंगे, एक कानून बनाएंगे, ये सारी चीजें ऐसा बोल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे भारतीयों के लिए सबसे बड़ा टास्क था उस टाइम पे कि उनका संविधान नहीं था, उनके पास उनका कानून नहीं था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में क्या होता है, कृष्ण मिशन आता है भारत, और ये भारत का पूर्ण समर्थन प्राप्त करना चाहता था। अब क्यों प्राप्त करना चाहता है भाई, महात्मा गांधी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। महात्मा गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। साथ ही इस मिशन के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड लिन लिथगो, देखिए लिन लिथगो बड़े इंटरेस्टिंग पीस है भाई, ये चीज समझ लो। लिन लिथगो का क्या खेला था कि लिन लिथगो आए और ब्रिटिश को गो कर दिए यहाँ से। जिस टाइम भारत आजाद हुआ उस टाइम पे वाइस यहाँ के गवर्नर जनरल यही थे, लिन लिथगो। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि लिथगो मतलब एक तरीके से ब्रिटिश को तो उन्होंने गो टाटा बाय बाय कर दिया था इस टाइम पे। तो इस मिशन के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे 1942 के था, तो लॉर्ड लिन लिथगो थे। और इन्हीं के रहते हुए भारत आपका आजाद हो गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इस चीज को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ साथ साथ आप गूगल पे सर्च करके या किसी भी बुक से आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। पहला है ठसमें और सॉरी इसमें देश की मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने की भी बात कही गई थी। इसके लिए रिजर्व बैंक की स्थापना, देखिए रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, पहला क्वेश्चन तो निकल के यही आता है, तो 1935 में हुई थी। किस समिति के द्वारा हुई थी, तो यंग हिल्टन समिति के द्वारा हुई थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 1935 में क्या हुआ था कि मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, मतलब जैसे पैसे रुपए को चलन जो था उसको नियंत्रित करने के लिए, सीमित करने के लिए, या कह लीजिए उस पर नजर रखने के लिए, या उसको एक सही दिशा में प्रवाह करने के लिए, तो रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जैसे आकि आज भी रिजर्व बैंक उस चीज पे काम कर रहा है। तो और अगला इसमें है, इसमें कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां टोटल हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासनकाल किसके अंतर्गत चलाया गया। देखिए भारत का संविधान लागू होने तक, भाई उसके पहले भी कानून थे, सब कुछ था, सारी चीजें थी, तो इसका शासनकाल किसके बेस पे चल रहा था, किस बेसिस पे चल रहा था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही आराम से देख के तो जवाब दीजिएगा भैया। भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा मिट गया होता भारत। ठीक। इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, अच्छा 1935 के इंग्लैंड के संविधान के अनुसार पहले चला रहे थे, तब तो मिटा के रख दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लूट खा गए। अब अगर इनके संविधान पे हम चलते ना, तो फिर हम कभी आजाद हो ही ना पाते। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार इनमें से कोई नहीं, तो भाई तीसरा ऑप्शन एलिमिनेशन से निकल के आ गया बाहर। 1935 के भारतीय अधिनियम के द्वारा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं ना कहीं इसको हम कह सकते हैं, संविधान के बहुत सारे अंग इससे लिए गए हैं। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत का संविधान लागू होने से पहले शासन चलाया जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। डूरंड योजना, माल्ले मिंटो योजना, माउंट एबल योजना, या बेबल योजना। देखिए मिल्टे माल्लो तो नहीं होगा, माउंटेबल योजना सही जवाब है आपका। देखिए माल्ले मिंटो को कैसे मैंने हटा दिया, क्योंकि 1909 की घटना है, मैं पहले बता चुका हूँ अभी ना, 1909 में क्या हुआ था, सेम चीजें थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बेबल योजना की बात कर लेते हैं, अगर ऑप्शन आया है कुछ योजनाएं हैं तो समझ लेते हैं भैया। बेबल योजना में क्या था कि बेबल योजना, अगर सभी भारतीय राजनीतिक दल पूरे युद्ध के दौरान, किस युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों को समर्थन करते हैं, तो ब्रिटिश सरकार संघर्ष के बाद भारत में संवैधानिक सुधार लागू करेगी, लॉलीपॉप, सीधा लॉलीपॉप दे रहा था वो, कि अगर जितने भी भारतीय भारत में राजनीतिक दल हैं, जैसे आज हैं आपके, तो वैसे उस टाइम पे भी राजनीतिक दल थे, तो क्या था कि दोस्तों कि इनका समर्थन लेने के लिए वो लॉलीपॉप दे रहे थे एक तरीके से, कि संवैधानिक सुधार करेंगे, संविधान लागू करेंगे, नया संविधान बनाएंगे, सारी चीजें थी। बहुत सारे लॉलीपॉप दिए गए थे उस टाइम पे, तो बेवल योजना इसी के संदर्भ में थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, छपेगा ये क्वेश्चन, ये लिख के ले लो, छपेगा भाई, छपेगा ये। ठीक। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909,
और भारत परिषद अधिनियम 1892। अब एक चीज तो 11 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। ये तीनों ऑप्शन ऊपर के हैं ना, ये तीनों अधिनियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1935 और 1919 तो खास करके। तो अगर इसके सही जवाब की बात करते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा मतलब स्थापित की गई, तो आपका जो 1919 होगा वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन की बात करें, संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपालों को। तो गवर्नर जनरल को जो है ये शक्तियां दी गई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? देखिए, संविधान सभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अध्यक्ष कब लागू हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें पढ़नी बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि एसएससी का एग्जाम है। इससे क्वेश्चन 100% एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा जरूर। तो मोतीलाल नेहरू ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, एम एन राय ने किया या महात्मा गांधी ने किया? सही जवाब आपका मोतीलाल नेहरू है। ब्रिटिश सरकार से यह इन्होंने मांग किया था कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। देखिए, रहते हम भारत में थे लेकिन हम मांग ब्रिटिश से कर रहे थे। सोच लो बेटा, क्या दयनीय स्थिति थी उस टाइम पे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, एम एन राय ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो सही जवाब आपका जवाहरलाल नेहरू ने उसको मूर्त रूप यानी कि एक रूप प्रदान किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम एन राय या जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू सही जवाब हो जाएगा आपका। भारत की संविधान सभा गठित करने के आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारत डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानसभाओं के प्रस्ताव? तो कैबिनेट मिशन जो था, कहीं ना कहीं संविधान का निर्माण करने में उसका बहुत ही बड़ा रोल था, उसी ने सारी चीजें हुई थी। तो 1946 जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? जब पुनर्गठन हुआ, और क्या कहते हैं ये, पहले क्या था, इसके संविधान का निर्माण क्या था कि जब संविधान का निर्माण होने लगा तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय द्वारा एक अलग देश, एक अलग संविधान की मांग होने लगी। तो कुछ टाइम बाद जब क्या हुआ कि इसकी पुनर्गठन, जब फिर से वो चीजें अलग हो गई और दोबारा से पुनर्गठन हुआ, तो उसके बाद 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, कितने सदस्य थे टोटल उस टाइम पे? ऑप्शन है 289, 299, 324 या 333। सही जवाब होगा 299। 299 सदस्य टोटल आपके थे उस टाइम पे। संविधान में सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि आए हुए थे? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ऑप्शन है 100, 70, 85 या 65। सही जवाब है आपका 70। देशी रियासत से 70 प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। वहीं बात ही करते हैं पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 208, 229, 249, 289। सही जवाब है आपका टोटल 229 प्रतिनिधि जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस टाइम पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल का, चेन्नई का, मुंबई का या संयुक्त प्रांत का? तो आपका संयुक्त प्रांत जो है वो सही हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगले क्वेश्चन की बात करें, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? यही यही मामला सारा था। तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। तो जो ऑप्शन सी है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये 1946 में हुई हुई थी।
अब जितने भी डेट आपको मिलेंगे ना सब 1946 के आसपास के मिलेंगे, तो आपका 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि इसके भाई अध्यक्ष और अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष कौन कौन थे उन पे क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जैसा मैंने पहले बताया अभी कौन थे, वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के एन मुंशी। तो अस्थाई पूछा, अस्थाई नहीं पूछा है, तो अस्थाई थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे। सच्चिदानंद सिन्हा आपके जो है वो अस्थाई अध्यक्ष थे। साथ ही बात करते हैं संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष की बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के एन मुंशी। तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो अस्थाई की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा आपके सही जवाब हो जाएगा आपका। 25 क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे शरद चंद्र बोस, के एन मुंशी, रफी अहमद किदवई या वेनेगल नरसिंह राव। तो जो आपके के एन मुंशी थे वो आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन, जो आपके कहीं ना कहीं भारतीय राज्य व्यवस्था से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार रिपीट होते हैं, देखने में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन थे, या घुमा फिरा के पूछा है चीज़ों को, बट ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। और ये चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे आपका एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, बस उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क होता है। तो ये वीडियो जो थी एक तरीके से एसएससी एमटीएस पे बेस्ड है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, यूपी पेट हो, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर इससे और कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको लगता है वैसा, तो आप कमेंट में बताइए, या आप खुद से उस चीज़ों को रिवाइज करिए, खुद से चीज़ों को ढूंढिए। देखिए, मैं पूरा पेपर नहीं बता सकता यहाँ पे आकर, ये मैं पूरा सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को पढ़ लो। जो आम आज के टाइम पे नॉर्मली टीचर नहीं कहता, चिल्ला चिल्ला के कहता है, अरे देखिए मेरे पढ़ाया हुआ है या मेरा पढ़ाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। टीचर का काम है कि आपको हिंट देना, आपको टॉपिक देना, आपको क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को बता देना, उस टॉपिक पे रिसर्च, जो जो स्टूडेंट उस टॉपिक पे रिसर्च करके उससे क्वेश्चन निकाल के उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन वही लेकर के जाता है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो मन करे आपका वो करिए, लेकिन पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लीजिए। मेरा पूरा उद्देश्य ये है कि पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और अगली क्लास जो होगी वो किसी और टॉपिक पे होगी, उसके बाद जो क्लास होगी, बाकी ये जो राज्य व्यवस्था है, एक दो वीडियो के बाद में फिर से राज्य व्यवस्था की क्लासें होगी। और साथ ही साथ हम ऐसा करने वाले हैं कि कुछ जो प्रमुख अनुसूचियां हैं उसको हम हर वीडियो के स्टार्टिंग में लगाने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि चीज़ें वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप उस चीज़ों को, जब बार बार रिविजन होगा, बार बार आपके सामने इसी वीडियो में आए कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो पहले हम अभी इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। तो उससे क्या होगा कि जब बार बार चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी आसानी से। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए भैया जय राम। पढ़ते रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।